हेलो एवरीवन। मेरा नाम है संदीप दास गुप्ता एंड वेलकम टू अचीवर्ली। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 8 पॉलिटी के चैप्टर 2 के पार्ट 2 को शुरू करने वाले हैं। प्रीवियस चैप्टर के लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं और मैंने क्लास 8 पॉलिटी का एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर दिया है। प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जो लोग नए आए हैं वहां से उन वीडियोस को देख सकते हैं। मैं पढ़ाते हुए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को स्टार मार्क करता हुआ चलूंगा, तो अगर आप बुक से पढ़ रहे हैं आप भी उन पॉइंट्स को स्टार मार्क कर लें, या फिर अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो अपने नोट्स में उन पॉइंट्स को लिख लें, क्योंकि वहां से क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट से पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझसे इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एनसीईआरटी के बुक्स को आप एनसीईआरटी के वेबसाइट से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, तो वहां से आप इस बुक को डाउनलोड कर लें और आज का लेक्चर देखने के बाद एक बार इस चैप्टर को पढ़ लें, जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब आज का लेक्चर शुरू करते हैं। चैप्टर 2, अंडरस्टैंडिंग सेक्युलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता की समझ। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में चैप्टर 2 के पार्ट 1 को कवर किया था। उसमें हमने व्हाट इज सेक्युलरिज्म और व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट टू सेपरेट रिलीजन फ्रॉम द स्टेट के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको चैप्टर 2 के पार्ट 1 के लेक्चर का लिंक मिल जाएगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वहां से आप देख सकते हैं। आज हम लोग चैप्टर 2 के पार्ट 2 को शुरू करेंगे। इसमें हम लोग व्हाट इज इंडियन सेक्युलरिज्म के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए अब आज का लेक्चर शुरू करते हैं। व्हाट इज इंडियन सेक्युलरिज्म, भारतीय धर्मनिरपेक्षता क्या है? द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन mandates that the Indian state be secular. According to the constitution, only a secular state can realize its objectives to ensure the following. भारतीय संविधान में बोला गया है कि इंडियन स्टेट सेक्युलर होगा। अब एक एक करके सेक्युलर स्टेट के ऑब्जेक्टिव्स को समझते हैं। भारतीय संविधान में कहा गया है कि भारतीय राज्य धर्मनिरपेक्ष रहेगा। हमारे संविधान के अनुसार केवल धर्मनिरपेक्ष राज्य ही अपने उद्देश्यों को साकार करते हुए निम्नलिखित बातों का ख्याल रख सकता है कि फर्स्ट, दैट वन रिलीजियस कम्युनिटी डज नॉट डोमिनेट अनदर। कोई भी रिलीजियस कम्युनिटी दूसरे रिलीजियस कम्युनिटी को परेशान नहीं करेगी, डोमिनेट नहीं करेगी। कोई एक धार्मिक समुदाय किसी दूसरे धार्मिक समुदाय को ना दबाए। सेकंड, that some members do not dominate other members of the same religious community. सेम रिलीजियस कम्युनिटी में आप हायरार्की बना के डोमिनेट नहीं कर सकते लोगों को। फॉर एग्जाम्पल, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। कुछ लोग अपने ही धर्म के अन्य सदस्यों को ना दबाएं। थर्ड, दैट द स्टेट डज नॉट एनफोर्स एनी पर्टिकुलर रिलीजन नॉर टेक अवे द रिलीजियस फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल्स। स्टेट किसी रिलीजियन को एनफोर्स नहीं करेगा, किसी रिलीजियन को ऑफिशियल रिलीजियन नहीं बनाएगा और किसी व्यक्ति से उसका रिलीजियस फ्रीडम भी नहीं छीनेगा। राज्य ना तो किसी खास धर्म को थोपेगा और न ही लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता छीनेगा। The Indian state works in a various ways to prevent the above domination. इस तरह के डोमिनेशन को रोकने के लिए इंडियन स्टेट बहुत तरीकों से काम करता है। इस तरह के दबदबे को रोकने के लिए भारतीय राज्य कई तरह से काम करता है। फर्स्ट, इट यूजेस अ स्ट्रैटेजी ऑफ डिस्टेंसिंग इटसेल्फ फ्रॉम रिलीजियन। पहला तरीका है कि इंडियन स्टेट खुद को रिलीजियन से दूर रखता है। पहला तरीका यह है
कि वो खुद को धर्म से दूर रखता है। द इंडियन स्टेट इज नॉट रूल्ड बाय अ रिलीजियस ग्रुप एंड नॉर डज इट सपोर्ट एनी वन रिलीजियन। इंडियन स्टेट के ऊपर किसी भी रिलीजियस ग्रुप का कंट्रोल नहीं है और ना ही इंडियन स्टेट किसी एक रिलीजियन को सपोर्ट करता है। भारतीय राज्य की बागडोर ना तो किसी एक धार्मिक समूह के हाथों में है और ना ही राज्य किसी एक धर्म को समर्थन देता है। इन इंडिया, गवर्नमेंट स्पेसेस like law courts, police stations, government schools, and offices are not supposed to display or promote any one religion. जितने भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट ऑफिसेज, पुलिस स्टेशन, लॉ कोर्ट्स एक्सेट्रा, इन जगहों पे किसी भी रिलीजियन को प्रमोट नहीं किया जाएगा और ना ही सपोर्ट किया जाएगा। भारत में कचहरी, थाने, सरकारी विद्यालय और दफ्तर जैसे सरकारी संस्थानों में किसी खास धर्म को प्रोत्साहन देने या उसका प्रदर्शन करने की अपेक्षा नहीं की जाती है। द सेलिब्रेशन ऑफ द रिलीजियस फेस्टिवल विद इन द स्कूल would have been a violation of the government's policy of treating all religions equally. अगर किसी गवर्नमेंट स्कूल में कोई रिलीजियस फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया जा रहा है तो वो गवर्नमेंट के सभी धर्मों के साथ एक जैसा व्यवहार करने की पॉलिसी के खिलाफ होगा। स्कूल के भीतर किसी धार्मिक त्योहार का आयोजन सभी धर्मों के साथ एक जैसा व्यवहार करने की सरकारी नीति के खिलाफ होता है। गवर्नमेंट स्कूल्स कैन नॉट प्रमोट any one religion either in their morning prayers or through religious celebrations. This rule does not apply to private schools. गवर्नमेंट स्कूल अपने मॉर्निंग प्रेयर में किसी एक रिलीजियन को प्रमोट नहीं कर सकता और ना ही रिलीजियस फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करवा सकता है। इसीलिए रिलीजियस फेस्टिवल के दिन मोस्टली गवर्नमेंट स्कूल में छुट्टी होती है ताकि आप अपने घरों में वो फेस्टिवल सेलिब्रेट कर सके। ये रूल प्राइवेट स्कूल में अप्लाई नहीं होता। सरकारी स्कूल अपनी प्रातःकालीन प्रार्थनाओं या धार्मिक आयोजनों के जरिए किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं दे सकते। ये नियम निजी स्कूलों पर लागू नहीं है। द सेकेंड वे in which Indian secularism works to prevent the above domination is through a strategy of non-interference. दूसरा तरीका जिससे इंडियन सेक्युलरिज्म काम करता है डोमिनेशन को रोकने के लिए वो ये है कि इंडियन स्टेट नॉन इंटरफेरेंस की स्ट्रेटेजी अपनाता है। धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए भारतीय धर्मनिरपेक्षता का दूसरा तरीका है अहस्तक्षेप की नीति। दिस मीन्स दैट in order to respect the sentiments of all religions and do not interfere with religious practices, the state makes certain exceptions for particular religious communities. देखिए, हर धर्म की अपनी कुछ सेंटिमेंट्स हैं, अपनी कुछ मान्यताएं हैं, तो इंडियन स्टेट ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं बनाएगी जो आपके सेंटिमेंट्स के साथ, आपके मान्यताओं के साथ इंटरफेयर करे। लेकिन ये सेंटिमेंट्स, ये मान्यताएं ऐसी नहीं होनी चाहिए जिससे किसी दूसरे व्यक्ति को तकलीफ पहुंचे। तब स्टेट इंटरफेयर कर सकता है। इसके बारे में हम लोग आगे के स्लाइड्स में पढ़ेंगे। इसका मतलब है कि सभी धर्मों की भावनाओं का सम्मान करने और धार्मिक क्रियाकलापों में दखल न देने के लिए राज्य कुछ खास धार्मिक समुदायों को कुछ विशेष छूट देता है। इंडियन स्टेट रिकॉग्नाइजेस दैट wearing a pagadi
turban is central to a Sikh religious practice, and in order not to interfere with this, allows an exception in the law. सिख धर्म की प्रथाओं के मुताबिक पगड़ी पहनना सिख लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। इसीलिए इंडियन स्टेट बाइक चलाते वक्त हेलमेट पहनने के कानून में सिख लोगों को रियायत दे दी है, ताकि इंडियन स्टेट सिख लोगों के धार्मिक आस्थाओं के साथ इंटरफेयर ना करे। भारतीय राज्य इस बात को मान्यता देता है कि पगड़ी पहनना सिख धर्म की प्रथाओं के मुताबिक महत्वपूर्ण है, लिहाजा इन धार्मिक आस्थाओं में दखल अंदाजी से बचने के लिए राज्य ने कानून में रियायत दे दी है। द थर्ड वे in which Indian secularism works to prevent the domination listed earlier is through a strategy of intervention. तीसरा तरीका जिससे इंडियन सेक्युलरिज्म काम करता है डोमिनेशन को रोकने के लिए, वो ये है कि इंडियन स्टेट इंटरवेंशन की स्ट्रेटेजी को अपनाता है। धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए भारतीय धर्मनिरपेक्षता का तीसरा तरीका हस्तक्षेप का तरीका है। You read earlier in this chapter about untouchability. This is a good example where members of the same religion, upper caste Hindus, dominate the other members, some lower castes within it. हमने पीछे स्लाइड में अनटचेबिलिटी के बारे में पढ़ा था। इसमें सेम रिलीजियन में यानी अपर कास्ट हिंदूज सो कॉल्ड लोअर कास्ट हिंदूज को डोमिनेट करते थे। इसी अध्याय में पीछे आप छुआछूत के बारे में पढ़ चुके हैं। ये इस बात का उपयुक्त उदाहरण है कि किस तरह एक ही धर्म के लोग अपने ही धर्म के अन्य सदस्यों को दबाते हैं। In order to prevent this religion-based exclusion and discrimination of lower castes, the Indian Constitution bans untouchability. इस रिलीजियस एक्सक्लूजन को रोकने के लिए और इस डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने के लिए इंडियन स्टेट ने हस्तक्षेप किया और भारतीय संविधान में आर्टिकल 17 में अनटचेबिलिटी को एबोलिश कर दिया। धर्म के नाम पर अलग थलग करने और भेदभाव को रोकने के लिए भारतीय संविधान ने छुआछूत पर पाबंदी लगाई। In this instance, the state is intervening in a religion in order to end a social practice that it believes discriminates and excludes, and that violates the fundamental rights of lower castes who are citizens of this country. अनटचेबिलिटी एक ऐसा प्रैक्टिस था जो लोअर कास्ट के लोगों के फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता था और उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन करता था, तो स्टेट ने इंटरवीन करके इस प्रैक्टिस को एबोलिश कर दिया। इस उदाहरण में राज्य धर्म के नाम पर अलग थलग करने और भेदभाव को बढ़ावा देने वाली उस प्रथा को खत्म करने के लिए धर्म में हस्तक्षेप कर रहा है, जो निचली जातियों के लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन करता है, क्योंकि वे भी इसी देश के नागरिक हैं। Similarly, to ensure that laws relating to equal inheritance rights are respected, the state may have to intervene in the religion-based personal laws of communities. डिफरेंट कम्युनिटीज के जो पर्सनल लॉज होते हैं, अगर वो डिस्क्रिमिनेटरी हैं इन नेचर, तो स्टेट इंटरवीन करके उस लॉ को चेंज कर सकता है या फिर एबोलिश कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2005, ट्रिपल तलाक एक्सेट्रा। इसी तरह माँ बाप की संपत्ति में बराबर हिस्से के अधिकार का सम्मान करने के लिए राज्य को समुदायों के धर्म पर आधारित निजी कानूनों में भी हस्तक्षेप करना पड़ सकता है। मैंने इक्वल इनहेरिटेंस राइट्स यानी
हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2005 को क्लास 6 पॉलिटी के चैप्टर 5 में डिटेल में एक्सप्लेन किया है। आप चाहे तो उस वीडियो को देख सकते हैं। इंटरवीन in the context of this chapter, it refers to the state's efforts to influence a particular matter in accordance with the principles of the constitution. इस चैप्टर में इंटरवीन का मतलब है संविधान के प्रिंसिपल्स को मेंटेन करके रखने के लिए किसी नियम कानून में स्टेट इंटरफेयर कर सकता है। हस्तक्षेप प्रस्तुत अध्याय में इसका मतलब है संविधान के सिद्धांतों के अनुरूप किसी मामले को प्रभावित करने के लिए राज्य की ओर से होने वाला प्रयास। द इंटरवेंशन ऑफ द स्टेट कैन ऑल्सो बी इन द फॉर्म ऑफ सपोर्ट। ये जो इंटरवेंशन होता है स्टेट के तरफ से, ये इन द फॉर्म ऑफ सपोर्ट भी हो सकता है। राज्य का हस्तक्षेप सहायता के रूप में भी हो सकता है। The Indian Constitution grants the right to religious communities to set up their own schools and colleges. भारतीय संविधान रिलीजियस कम्युनिटीज को अधिकार देती है कि वो अपने खुद के स्कूल और कॉलेजेस खोल सके। भारतीय संविधान धार्मिक समुदायों को अपने स्कूल और कॉलेज खोलने का अधिकार देता है। It also gives them financial aid on a non-preferential basis. नॉन प्रिफरेंशियल बेसिस पे स्टेट के तरफ से इनको फाइनेंशियल एड भी मिलता है। गैर प्राथमिकता के आधार पर राज्य से उन्हें सीमित आर्थिक सहायता भी मिलती है। इन व्हाट वे इज इंडियन सेक्युलरिज्म डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अदर डेमोक्रेटिक कंट्रीज? भारतीय धर्मनिरपेक्षता दूसरे लोकतांत्रिक देशों की धर्मनिरपेक्षता से किस तरह अलग है? Some of the above objectives are similar to those that have been included in the constitutions of secular democratic countries in other parts of the world. हमने इंडियन सेक्युलरिज्म में जो 3 ऑब्जेक्टिव्स के बारे में पढ़ा है वो दूसरे डेमोक्रेटिक कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए ऑब्जेक्टिव्स से मिलते जुलते हैं। ऊपर दिए गए तीनों उद्देश्य दुनिया के अन्य धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक देशों के संविधान में दिए गए उद्देश्यों से मिलते जुलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स द लेजिस्लेचर फ्रॉम मेकिंग लॉज रेस्पेक्टिंग एन एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रिलीजन और दैट प्रोहिबिट द फ्री एक्सरसाइज ऑफ रिलीजन। फॉर एग्जाम्पल, यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में फर्स्ट अमेंडमेंट के जरिए लेजिस्लेचर को कोई भी ऐसा कानून बनाने से रोका गया है जो रिलीजियस एस्टैब्लिशमेंट यानी धार्मिक संस्थानों का पक्ष लेते हो और रिलीजियस प्रैक्टिस को रोकते हो। मतलब आप किसी को अपना रिलीजियन मानने से, प्रैक्टिस करने से नहीं रोक सकते। अमेरिकी संविधान में हुए पहले संविधान संशोधन के जरिए विधायिका को ऐसे कानून बनाने से रोक दिया गया है जो धार्मिक संस्थानों का पक्ष लेते हों या धार्मिक स्वतंत्रता को रोकते हों। What is meant by the word establishment is that the legislature cannot declare any religion as the official religion, nor can they give preference to one religion. Establishment शब्द का मतलब है कि लेजिस्लेचर किसी भी रिलीजियन को ऑफिशियल रिलीजियन नहीं डिक्लेयर कर सकती और किसी भी रिलीजियन को प्रेफरेंस नहीं दे सकती। इसका मतलब है कि विधायिका किसी भी धर्म को राजकीय धर्म घोषित नहीं कर सकती, ना ही विधायिका किसी एक धर्म को ज्यादा प्राथमिकता दे सकती है। इन द यूएसए, द सेपरेशन बिटवीन स्टेट एंड रिलीजियन means that neither the state nor religion can interfere in the affairs of one another.
यूएसए में स्टेट और रिलीजियन के सेपरेशन का मतलब है कि स्टेट और रिलीजियन एक दूसरे के अफेयर्स में इंटरफेयर नहीं कर सकता। संयुक्त राज्य अमेरिका में राज्य और धर्म के पृथक्करण का मतलब है कि राज्य और धर्म दोनों ही एक दूसरे के मामलों में किसी तरह का दखल नहीं दे सकते। There is one significant way in which Indian secularism differs from the dominant understanding of secularism as practiced in the United States of America. इंडियन सेक्युलरिज्म और यूएसए के सेक्युलरिज्म में एक अहम फर्क है। शायद आप समझ गए होंगे कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता और अमेरिकी धर्मनिरपेक्षता के बीच एक अहम फर्क है। This is because, unlike the strict separation between religion and the state in American secularism, in Indian secularism, the state can intervene in religious affairs. यूएसए के सेक्युलरिज्म में स्ट्रिक्ट सेपरेशन है, मतलब स्टेट और रिलीजियन एक दूसरे के अफेयर में इंटरफेयर नहीं कर सकते। बट इंडियन सेक्युलरिज्म में स्टेट रिलीजियन के ऐसे अफेयर्स में इंटरवीन कर सकती है जो डिस्क्रिमिनेटरी इन नेचर हो या फिर किसी को डोमिनेट कर रही हो। ऐसा इसलिए है कि अमेरिकी धर्मनिरपेक्षता में धर्म और राज्य के बीच स्पष्ट अलगाव के विपरीत भारतीय धर्मनिरपेक्षता में राज्य को धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करने की छूट दी गई है। You have read about how the Indian Constitution intervened in Hindu religious practices in order to abolish untouchability. आप पढ़ चुके हैं कि किस तरह भारतीय संविधान ने छुआछूत को खत्म करने के लिए हिंदू धार्मिक क्रियाकलापों में हस्तक्षेप किया है। In Indian secularism, though the state is not strictly separate from religion, it does maintain a principled distance vis-a-vis religion. इंडियन सेक्युलरिज्म में स्टेट और रिलीजियन अलग तो है बट स्ट्रिक्टली सेपरेटेड नहीं है। इंडियन सेक्युलरिज्म में स्टेट और रिलीजियन के बीच एक प्रिंसिपल्ड डिस्टेंस मेंटेन्ड है, मतलब एक रिलीजियन में स्टेट तब तक इंटरफेयर नहीं करेगा जब तक उस रिलीजियन में कुछ डिस्क्रिमिनेटरी ना हो रहा हो, दूसरों को डोमिनेट ना किया जा रहा हो। भारतीय धर्मनिरपेक्षता में राज्य धर्म से अलग तो है, लेकिन धर्म से उसका फासला सैद्धांतिक है। This means that any interference in religion by the state has to be based on the ideals laid out in the Constitution. इसका मतलब है संविधान में दिए हुए आइडियल्स को, रूल्स एंड रेगुलेशंस को, फंडामेंटल राइट्स को जब तक रिलीजियन मान के चल रहा है तब तक स्टेट इंटरफेयर नहीं करेगा। और ये बात स्टेट पे भी लागू होता है, मतलब स्टेट भी जब इंटरवीन करेगा तो संविधान के आइडियल्स और प्रिंसिपल के बेसिस पे ही करेगा। इसका मतलब यह है कि संविधान में दिए गए आदर्शों के आधार पर राज्य किसी भी धर्म के मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है। These ideals serve as the standard through which we can judge whether the state is or is not behaving according to secular principles. कॉन्स्टिट्यूशन में जो आइडियल्स, प्रिंसिपल्स दिए गए हैं उनके बेसिस पे हम जज कर सकते हैं कि स्टेट सेक्युलर प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग बिहेव कर रहा है या नहीं। ये आदर्श वो कसौटी मुहैया कराते हैं जिसके जरिए इस बारे में फैसला लिया जा सकता है कि हमारा राज्य धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों के अनुरूप काम कर रहा है या नहीं। The Indian state is secular and works in various ways to prevent religious domination. इंडियन स्टेट सेक्युलर है और तरह तरह से काम करता है
ताकि रिलीजियस डोमिनेशन को रोका जा सके। भारतीय राज्य धर्मनिरपेक्ष है और धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए कई तरह से काम करता है। The Indian Constitution guarantees fundamental rights that are based on these secular principles. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सेक्युलर प्रिंसिपल्स के बेसिस पे फंडामेंटल राइट्स सिटीजन्स को प्रोवाइड किया गया है। भारतीय संविधान अपने नागरिकों को मौलिक अधिकारों का आश्वासन देता है। ये मूलभूत अधिकार इन धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों पर आधारित हैं। However, this is not to say that there is no violation of these rights in Indian society. ये बात भी सच है कि भारतीय समाज में इन अधिकारों का उल्लंघन होता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि भारतीय समाज में इन अधिकारों का उल्लंघन बंद हो गया है। Indeed, it is precisely because such violations happen frequently that we need a constitutional mechanism to prevent them from happening. इन वायलेशंस के वजह से ही हमें कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म की जरूरत पड़ती है और यही कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म इन वायलेशंस को रोकते हैं। बल्कि वास्तव में ऐसे उल्लंघनों की वजह से ही हमारे सामने संवैधानिक व्यवस्था की जरूरत बनी हुई है। The knowledge that such right exist makes us sensitive to their violations and enables us to take action when these violations take place. देखिए, हमें अपने अधिकारों का पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हमें अपने अधिकार ही नहीं पता होंगे तो हमें यह भी नहीं पता चलेगा कि उसका वायलेशन हुआ है, और जब किसी अधिकार का वायलेशन होगा तो उसके खिलाफ एक्शन भी लिया जा सकता है। इस तरह के अधिकारों के होने का ज्ञान हमें इन अधिकारों के उल्लंघन के प्रति संवेदनशील बनाता है। जब कभी ऐसा होता है तो हमें इसके खिलाफ सही कदम उठाने की क्षमता भी उसी से मिलती है। In February 2004, France passed a law banning students from wearing any conspicuous religious or political signs or symbols such as the Islamic headscarf, the Jewish skull cap or large Christian crosses. फरवरी 2004 में फ्रांस ने एक लॉ पास किया जिसमें स्टूडेंट्स को इस्लामिक हेड स्कार्फ, ज्यूइश स्कल कैप, क्रिश्चियन क्रॉस पहनने से बैन किया गया। फरवरी 2004 में फ्रांस में एक कानून बनाया गया। इस कानून में प्रावधान किया गया कि कोई भी विद्यार्थी इस्लामी बुर्का, यहूदी टोपी या बड़े बड़े ईसाई क्रॉस जैसे धार्मिक अथवा राजनीतिक चिन्हों या प्रतीकों को धारण करके स्कूल में नहीं आएगा। दिस लॉ हैज एनकाउंटर्ड अ लॉट ऑफ रेजिस्टेंस फ्रॉम इमिग्रेंट्स who are mainly from the former French colonies of Algeria, Tunisia and Morocco. इस लॉ को इमिग्रेंट्स द्वारा बहुत रेजिस्टेंस मिला जो अल्जीरिया, ट्यूनिशिया और मोरक्को से आए थे और पहले फ्रेंच कॉलोनीज थे। फ्रांस में रहने वाले उन आप्रवासियों ने इस कानून का काफी विरोध किया। वे मुख्यतः अल्जीरिया, ट्यूनिशिया और मोरक्को आदि उन देशों से आए थे जो पहले फ्रांस के उपनिवेश थे। In the 1960s, France had faced a shortage of workers and therefore had provided visas for these immigrants to come and work in the country. 1960 में फ्रांस में लेबर शॉर्टेज हुआ था, तब इन देशों से इमिग्रेंट्स को बुलाया गया था और उन्हें वीजा दिया गया था। 1960 के दशक में फ्रांस में मजदूरों की कमी हो गई थी। उस समय इन आप्रवासियों को फ्रांस आकर काम करने के लिए वीजा यानी प्रवेश पत्र दिए गए थे। द डॉटर्स ऑफ दीज इमिग्रेंट्स ऑफन वियर हेड स्कार्फ्स
while attending school. इन आप्रवासियों की बेटियां स्कूल में अक्सर सिर पर रुमाल बांधकर जाती हैं. However, with the passing of this new law, they have been expelled from their school for wearing headscarves. लेकिन इस नए कानून के लागू होने के बाद उन्हें सिर पर रुमाल बांधने के कारण स्कूलों से निकाल दिया गया है. तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हम लोग का चैप्टर 2 समाप्त होता है. मैं आशा करता हूं कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा. अगर आपको फिर भी कुछ डाउट है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं. अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें. वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें. मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में. गुड डे टू एवरीवन. जय हिंद.